ठीक है, तो अब काफी ऑब्जेक्ट्स का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया है। आगे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका स्फीयर है, रेडियस आर ले लेता हूं मैं, मास एम। ठीक है ना। अब स्फीयर में मास जो है 3D के अंदर है, तो आपको एक एलिमेंट चूज करना था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं किसी एंगल थीटा पे, और थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस की एक रिंग कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है तो स्फीयर में आप इस तरह से एक रिंग इमेजिन कर सकते हो, है कि नहीं, जो कि कुछ इस तरह से होगी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रही है स्फीयर के, इसके अबाउट। ठीक है, तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, हमें पता है रेडियस आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये थिकनेस ऑब्वियसली आर डी थीटा हो जाएगी। अब हमें एक रिंग मिल चुकी है, इस तरह से मैंने चूज कर लिया। इसका मुझे छोटा सा मास लिखना है, तो छोटा सा मास डीएम आप क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो आपको सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया, ओके। तो ऐसा सोच के देखो कि जो स्फीयर है ये हॉलो है, तो सारा मास इसकी सरफेस के ऊपर है, तो मास डिवाइडेड है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। तो ये हो गया आपका मास पर यूनिट एरिया। डीएम में क्या लिख सकता हूं, डीएम में लिख सकता हूं मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का एरिया कहने का मतलब हो गया उसकी लेंथ इंटू थिकनेस। तो थिकनेस तो मुझे पता है आर डी थीटा, लेंथ के लिए मुझे सरकमफ्रेंस चाहिए, तो ये रेडियस कितनी होगी। आप देख सकते हो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। तो ये रेडियस जो हो जाएगी ये हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो लेंथ ऑफ द रिंग में कह सकता हूं 2πr cos थीटा, और इंटू थिकनेस हमें पता ही है आर डी थीटा। ये मेरे पास आ गया है डीएम। अब आपका एलिमेंट क्या है, एक रिंग है। एलिमेंट अगर हमारे पास एक रिंग है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसका लिखूं तो वो होना चाहिए dm r², जहां रेडियस आर नहीं है, कितनी है, dm आर कॉस थीटा रेडियस है इस रिंग की, तो dm आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, तो आई हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, पुट कर देता हूं मैं, सिग्मा इंटू 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा, ये हुआ आपका dm, इंटू r² cos स्क्वायर थीटा। बात समझ आई क्या, क्लियर है सभी को। इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा -π/2 से लेके π/2 तक। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो यहाँ सिग्मा आ जाएगा हमारे पास 2πr⁴ कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा आपके पास cos³ थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, इसे आप लिख सकते हो cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है, इसे मैं पुट कर देता हूं सिग्मा इंटू 2πr⁴ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, जीरो से ले सॉरी -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। तो आई की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी सिग्मा 2πr⁴ इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर आ जाएगा cos थीटा डी थीटा -π/2 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा
ये भी -π/2 से लेके π/2 तक। ये तो आप इजीली इंटीग्रेट कर ही सकते हो। यहाँ आएगा सिग्मा इंटू 2πr⁴ cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये मिलेगा आपको साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2, ठीक है ना। माइनस यहां हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, जिसमें मैं क्या पुट कर सकता हूं, साइन थीटा को पुट कर सकता हूं मैं t। तो यहां से मिल जाएगा मुझे cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू डी टी, है कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा d थीटा को मैं dt लिख दूं इंटू टी स्क्वायर -π/2 से लेके π/2। इंटीग्रेट करोगे आप, क्या मिलेगा, t³/3, है कि नहीं। यानी साइन की वैल्यू पुट कर दें तो sin³ थीटा बाय 3, लिमिट है इसकी -π/2 से लेके π/2। इसको पुट कर देते हैं लिमिट के साथ, तो ये आ जाएगा sin³ π/2 बाय 3 माइनस sin³ -π/2 बाय 3। वैल्यू पुट कर दो जरा, m/4πr² सिग्मा की वैल्यू इंटू 2πr⁴ साइन π/2 1, साइन π/2 साइन -π/2 -1, तो ये हो गया 1 + 1 माइनस, यहां क्या आ रहा है हमारे पास 1/3 और वो हो जाएगा +1/3। ये हो गया आपके पास 2 - 2/3 यानी कि 4/3। तो m/4πr² इंटू 2πr⁴ इंटू 2 - 2/3 यानी कि 4/3 क्या आता है हमारे पास, देखो जरा, ये कट गया 2 टाइम्स 2 2/3 mr², जो कि हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। रिजल्ट की तरह भी आपको याद रखना है, डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि हम इंटीग्रेशन की मदद ले रहे हैं, असंभव नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बस। अब बात किसी ने पूछी है लिमिट -π/2 से π/2 क्यों लिए, तो सबसे पहला एलिमेंटल रिंग जो लोगे आप वो है नीचे लोगे, समझ आ रहा है कि नहीं। ये धीरे धीरे थीटा यहाँ से बढ़ रहा है, तो इसके बाद ये वाली रिंग ली जाएगी, उसके बाद ये वाली रिंग ली जाएगी, तो मैक्सिमम रिंग जब आप लोगे तब थीटा क्या हो जाएगा, π/2, और जब नीचे रिंग ली होगी तब थीटा क्या होगा, -π/2। तो ऐसा समझो कि एक बॉल को आप रिंग इकट्ठी करते जा रहे हो उसके ऊपर, तो लिमिट आप क्या लगाओगे, -π/2 से π/2 ही लगाओगे। मेनली आपको रिजल्ट याद रखना है, ये सब चीजें ज्यादा काम की नहीं है। ओके, तो मेन रिजल्ट बस यही है हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr²। अगला आ जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये कंपैरेटिवली काफी आसान है। अब आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मास जिसका m है, रेडियस जिसकी r है, तो यहाँ पे डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, रो जो होता है मास बाय वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 πr³, है कि नहीं। अच्छा, एक्सिस में ये ले लेता हूँ, इसके बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो अब क्या एलिमेंट मुझे लेना चाहिए, तो बेस्ट होगा कि आप x दूरी पे जाके एक dx थिकनेस का हेमिस्फीयर एलिमेंट के तौर पे कंसिडर कर लो। बात समझ आई कि नहीं। मैंने ले लिया, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, होलोस्फीयर। क्या कंसिडर कर लूं मैं, एक होलोस्फीयर एलिमेंट कंसिडर कर लूं। होलोस्फीयर एलिमेंट है ये, जिसकी रेडियस मैंने ली है कितनी, x, और थिकनेस मैंने ली है dx। अरे सही है कि नहीं। क्या फायदा होगा, सबसे पहले dm लिख देते हैं, छोटा सा मास क्या होगा, तो यहाँ डेंसिटी है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर का मतलब हो गया एरिया ऑफ होलोस्फीयर इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया ऑफ होलोस्फीयर क्या होगा, 4πx² और इंटू थिकनेस कितनी है,
dx। बात समझ आई? क्योंकि आपके पास मास डेंसिटी है, आपको आपके एलिमेंट का मास लिखना है। एलिमेंट आपने लिया है एक होलो स्फीयर, उसका मास सिर्फ सरफेस पे होता है, तो टोटल मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए होता है एरिया इंटू थिकनेस। तो सरफेस एरिया 4πx² इंटू थिकनेस क्या हो गई, dx। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्योंकि मुझे रिजल्ट याद है, 2/3 dm x²। बात समझ आई मैंने क्या किया? छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमें पता है हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr² हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली dm वाला पुट कर देता हूं इसके अंदर। x रेडियस का हमारा स्फीयर है। आय आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 dm है रो इंटू 4πx² इंटू dx इंटू x², और लिमिट ऑब्वियसली 0 से लेके r तक। आप छोटे छोटे हॉलो स्फीयर जोड़ते जाओगे तो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। यहाँ से 2/3 रो 4π ये सब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx 0 टू r। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/3 डेंसिटी थी m अपॉन 4/3 πr³ इंटू 4π, x की पावर 5/5 यानी r की पावर 5/5। सुंदर सा एक्सप्रेशन है, सॉल्व करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलता है 2/5 mr²। ठीक है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr²। क्लियर है? बोलो भाई। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक टेबल बना देता हूं कि आपको याद कौन कौन से रखने हैं। ठीक है ना? यहां हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने बहुत सारी रामायण पढ़ी है, ढेर सारी, और यहां मैं लिख देता हूं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप ये टेबल याद रख लेते हो और दो थ्योरम हम सीखेंगे, वो थ्योरम सीख लेते हो, तो जीवन में कहीं समस्या नहीं आने वाली। बस ये याद रखना कि जो एक्सिस हमने चूज की है वो याद रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए रॉड के लिए। ठीक है ना? रॉड के लिए एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद होना चाहिए और एक एज के अबाउट याद होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो आता है ml²/12 और एज के अबाउट आता है ml²/3। ये दोनों रिजल्ट आप रॉड के लिए याद रखो। दूसरा हमें याद रखना होता है रिंग के लिए। रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट आ जाता है mr²। साथ ही में आपके पास अगर एक हॉलो सिलेंडर भी है, ठीक है ना, ये आपके पास हॉलो सिलेंडर भी है, तो भी फॉर्मूला सेम ही आता है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। यानी रिंग आपकी यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो है, हॉलो सिलेंडर यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr² ही आता है। क्या याद रखा जा सकता है? तीसरा आपको याद रखना है एक डिस्क। ठीक है ना? एक अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, या आपके पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, या आपके पास एक यूनिफॉर्म हॉलो कोन है, यूनिफॉर्म हॉलो कोन है, इन तीनों के लिए एक सिंगल फॉर्मूला आता है, वो है mr²/2। सिलेंडर की लेंथ या कोन की हाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर आता है mr²/2। याद रख सकते हैं? आसान है। ठीक है ना? चौथा एक थोड़ा सा अजीब है, जो कि शायद आप अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल ही नहीं करोगे या बहुत रेयरली इस्तेमाल करोगे, जो कि है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन, और ये आपको मिलता है 3/10 mr²।
थोड़ा सा वियर्ड है, ठीक है ना। पांचवा आपको याद रखना होता है किसके लिए, हॉलोस्फीयर। अगर आपके पास एक हॉलोस्फीयर है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है 2/3 mr²। छठवा आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये दोनों, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है 2/5 mr², ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक आपको और बताना चाहता हूं जिसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला याद रखेंगे। वो है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगुलर प्लेट है, हमारे पास एक ट्राइंगुलर प्लेट है अगर, और ऐसी प्लेट है कि उसकी किसी साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, अबाउट अ साइड, ठीक है ना। और उस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये आपको h पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर h पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है वो आता है mh²/6। डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखें, ओके। समझ आ रहा है, mh²/6। तो हाँ, और आपके पास आ सकती हैं रेक्टेंगुलर प्लेट्स। रेक्टेंगुलर प्लेट्स, जब आपको रेक्टेंगुलर प्लेट दिखे तो याद रखना फंडा क्या था, याद है किसी को, results of rod are used, results of rod are used with length as perpendicular dimension to axis, perpendicular dimension to axis। समझ आ रहा है ना, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन हो उतनी लेंथ की रॉड आपको मान लेनी होती है। हो गया क्या भाई? तो ये है स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आपको याद रखने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये तो हर कोई ये मान के चलेगा कि आपको ये सब आता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इन एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा गया है, किसी अलग सी एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? क्या हम पूरा इंटीग्रेशन फिर से करेंगे? क्या हम एलिमेंट फिर से लेंगे? नहीं, हम यूज करते हैं थ्योरम्स। तो अब हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। रट तो हर कोई लेता है, थ्योरम लगाना हर कोई नहीं सीख पाता। दो थ्योरम है हमारे पास। पहली कहलाती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत ही ज्यादा आसान है। और दूसरी कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये उससे भी ज्यादा आसान है। इनके बारे में सबसे जरूरी चीजें मैं यहां पे लिखना चाहता हूं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, वैलिड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, इन पॉइंट्स को कभी ना भूलें। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड ओनली फॉर, वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड है। इसे आप 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो होती क्या है वो देख लेते हैं भाइयों। पहली है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, जितने भी स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखाए हैं और आपको याद करने के लिए टेबल में बताए हैं, वो सभी की एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। उसका एक फायदा है। बात यह है कि मान लो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, और एक एक्सिस है जो कि आपके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, कुछ इस तरह से। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे मैं कह देता हूं ICOM। तो ICOM क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट के प्लेन में भी हो सकती है, प्लेन के बाहर भी हो सकती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस एक एक्सिस है जो कि ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। और मान लो कि एक रैंडम एक्सिस और है आपके पास,
ठीक है ना, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ICOM, जो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस थी, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये एक्सिस जो है उससे पैरेलल होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ सेपरेशन भी होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। उसे मैं कह देता हूं डी। डी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सीज, दो एक्सिस जो आपके पास हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो थ्योरम जो आपको बताती है, जिसे हम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे भाई, वो है कि I अबाउट द एक्सिस विल बी I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², जहां m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आई क्या? अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं उस एक्सिस से पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट यूनिवर्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करके बता सकता हूं। बात समझ पा रहे हो क्या? अरे बोलो, ध्यान से सुनो मेरा सवाल। कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से पैरेलल है, क्या उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा ही आएगा? ऑलवेज? बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस passing the center of mass, passing the center of mass is always greater than moment of inertia about the axis passing the center of mass। क्या मैं सही कह रहा हूं? कॉमन सेंस है भाई। ICOM प्लस md², कुछ पॉजिटिव ऐड किया जा रहा है तो हमेशा ज्यादा ही होता है। अब ये काम भी करती है कि नहीं करती है तो देख लें। काफी तारीफ सुन ली है इसकी, कुछ मतलब भी है कि ऐसी टाइम पास चल रहा है। देखो, तो एक आपको पता है रॉड का हमने इंटीग्रेशन से निकाला था, याद है कि नहीं? एज के अबाउट निकाला था। चलो अब मैं बोलता हूं कि मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, एज के अबाउट। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, पर मैंने कहा सेंटर ऑफ मास वाला तो याद रहना ही चाहिए। तो आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट आता है भाई ml²/12, और मुझे चाहिए एज के अबाउट। क्या दोनों एक्सिस पैरेलल हैं? हाँ भाई पैरेलल हैं। तो फॉर्मूला क्या है? ICOM प्लस md²। तो I को मैं लिख सकता हूँ I अबाउट सेंटर ऑफ मास ml²/12 प्लस m, क्या दूरी है दोनों एक्सिस के बीच की? l/2। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? l/2 का स्क्वायर। ये आ गया ml²/12 प्लस ml²/4, और I देखो आपको क्या मिल गया? ml²/3। अरे यही तो आपसे रटने के लिए कहा था, बताइए सही है कि नहीं? क्लियर है थ्योरम कैसे काम करती है? हमेशा लेकिन ICOM ही होना चाहिए, ये नहीं कि I अबाउट एनी एक्सिस इज I अबाउट एनी अदर एक्सिस प्लस md²। कई लोग इसे इस तरह से रट लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं किसी भी एक एक्सिस का पता हो, उससे दूसरी पे जाना है तो md² जोड़ दो। नहीं भैया नहीं, ICOM से कहीं जा सकते हो आप। ICOM में md² जोड़ के कहीं का पता लगा सकते हो। कोने वाली में मान लो मैंने एज वाली में ml²/4 जोड़ा होता तो सेंटर ऑफ मास का थोड़ी ना आ जाता, वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना? तो थ्योरम जो लिखाई है उसको एज इट इज अप्लाई करना है। तो एक सवाल कर लेते हैं भाई। एक रॉड है, मास m, लेंथ l की, एक एक्सिस है, एक एक्सिस है जो कि पास कर रही है l/3 डिस्टेंस
ठीक है ना। इधर आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। सभी लोग बताएंगे आंसर। सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है, जिन्होंने गलत दिया है भाइयों पता नहीं आपने क्या किया है, ठीक है ना। तो ICOM मुझे पता है, ICOM मुझे पता है, वो है भाई ml²/12। मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस होती है l/2, ये है l/3, तो d जो मेरी डिस्टेंस है, d डिस्टेंस हो जाएगी l/2 माइनस l/3, यानी कि l/6। तो I बस सिंपली हो जाएगा ICOM प्लस md²। तो I आपको मिल गया ml²/12 प्लस m l/6 का होल स्क्वायर। मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो ये आता है ml²/9। कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो क्वेश्चन देता हूं मैं एक साथ। एक तो ये है और एक आपका ये है, तो दो ये हैं, ठीक है ना। मास m है और रेडियस r है। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, तो क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। मास m है, रेडियस r है, ठीक है। तो एक के लिए तो मैंने एक्सिस ली है सरकमफ्रेंस पे, और एक के लिए जो मैंने एक्सिस ली है इस तरह से पास कर रही है, और ये डिस्टेंस है भाई कितनी, r/4। तो ये भैया आपकी रिंग है और ये है आपकी डिस्क। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताइए। ओके भाई, तो पहले वाले में आपको पता है कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है mr², क्योंकि एक रिंग है और ये डिस्टेंस है r। तो I सिंपली हो जाता है ICOM प्लस md²। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो I हो गया mr² प्लस m इंटू डिस्टेंस भी है r, तो स्क्वायर। I आपको मिलता है 2mr², यानी सरकमफ्रेंस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 2mr²। सिमिलरली यहां अबाउट सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, ICOM डिस्क के लिए आता है mr²/2। तो I अब मैं निकाल लेता हूं I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस आपको दिया गया है r/4, तो I आ जाएगा mr²/2 प्लस m इंटू r/4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। सॉल्व करने से आपको मिल जाता है 9mr²/16। कोई डाउट? एक रैंडम शेप आपको दिया गया है, I अबाउट दिस एक्सिस आपको दिया गया है 200 kg मीटर स्क्वायर, ओके। और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बता दिया गया है 20 kg, ओके। द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज 0.5 मीटर। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस and at a separation of 0.2 meter from center of mass। जरा ध्यान से पढ़ें सवाल और उसके बाद सॉल्व करके बताएं, ठीक है ना। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो आपको एक रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा और उससे पास करने वाली एक्सिस कुछ ऐसे जा रही होगी इससे पैरेलल, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICOM। अब उन्होंने कहा है कि आपको बताना है एक इससे पैरेलल एक्सिस, ये डिस्टेंस तो आपको दी गई थी कितनी, 0.5 मीटर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से 0.2 मीटर के सेपरेशन पे है, ठीक है ना। तो किधर भी हो सकती है स्पेस में, मैं इधर मान लेता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मुझे फाइंड करना है, I' बोल देते हैं, जहां ये डिस्टेंस 0.2 मीटर है। तो क्या डायरेक्टली मैं 0.7 मीटर को d ले सकता हूं? नहीं,
थ्योरम ऐसे काम नहीं करती। पहले आपको लगाना पड़ेगा I इज ICOM प्लस MD²। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, तो वो पुट कर दो 200 इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास मुझे पता ही नहीं है, प्लस M इंटू डिस्टेंस मुझे पता है 0.5 मीटर, 0.5 का स्क्वायर। यहां से पहले आपको ICOM मिलता है जो कि है 200 माइनस 20 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। अरे बात समझ आई? अब मुझे ICOM मिल चुका है, तो अब इसकी हेल्प से मैं फिर से अप्लाई करूंगा I इज इक्वल टू ICOM प्लस MD²। ये होगा I डैश। अब मैं इसके अबाउट निकालूंगा, तो I डैश हो जाएगा ICOM यानी 200 माइनस 20 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस MD²। तो मास हमें पता है 20 और डिस्टेंस कितना है 0.2 का स्क्वायर। ये आपको देगा भाई नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ आई कि नहीं? किसी भले मनुष्य ने इसे सॉल्व किया है तो बताए जरा। ओके, तो ये आ रहा है 195.8 kg मीटर स्क्वायर। अगर आपने कर लिया यानी कि आप थ्योरम समझ गए हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? एक दो सवाल और करना चाहेंगे आप? कर लेते हैं एक आध सवाल और, ठीक है ना? तो मान लो इस बार हमें एक प्लेट दी गई है। एडवांस में दोनों थ्योरम मिक्स करके आती हैं, एक प्लेट से नहीं आता, ठीक है ना? एक आपको प्लेट दी गई है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये साइड ए है, ये साइड आपकी बी है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है ना? जहां ये डिस्टेंस आपको दी गई है L/2, मास है में प्लेट का, बताइए क्या आएगा? चलो देखो, तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस इस एक्सिस से पैरेलल जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी। और हमने कहा था रेक्टेंगुलर प्लेट कैसा बिहेव करती है? रॉड की तरह बिहेव करती है, जो परपेंडिकुलर लेंथ आप कंसिडर करते हो सिर्फ। तो ये हो गया अगर ICOM, तो क्या मैं ICOM की वैल्यू जानता हूं? हाँ, ये हो जाएगी कितनी? MB²/12। अरे समझ आया कि नहीं? MB²/12 सिंपली आ जाएगा किसका? रॉड का, MB²/12। अब हमें चाहिए उससे पैरेलल एक एक्सिस, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? ये है भाई B/2 और ये है भाई L/2, तो टोटल हो गई B प्लस L/2। तो I बस मुझे मिल जाएगा ICOM प्लस MD²। I की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? MB²/12 प्लस M L प्लस B/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम मुश्किल है या आसान, तो आप सभी कह सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम बड़ी ही मुश्किल है, ठीक है ना? समझ आ गया? क्लियर है? आसान है, ऑब्वियसली मुश्किल नहीं है। अगले पे चल लेते हैं, ये तो बहुत ही हलवा है, जिसे हम कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या खास बात बताई मैंने इसके बारे में जो आपको कभी नहीं भूलनी है? सोते से कोई जगा दे तो उसे बता देनी है भाई कि ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? वैलिड फॉर 2D ओनली। और ये बड़ी ही आसान है। एक रैंडम बॉडी आपके पास है, इसमें सेंटर मास का कोई रोल नहीं है। एक रैंडम बॉडी आपके पास है, एक एक्सिस है उसके प्लेन के अंदर, तो I1 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए। अरे समझ आया? सिमिलरली एक और एक्सिस है I2, वो भी इसके प्लेन में है, तो I2 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों एक्सिस इसी प्लेन में हैं। अच्छी बात है।
ठीक है ना। इसे मैं नाम दे देता हूं एक्सिस ए या एक्सिस 1 और एक्सिस 2। तो अगर आपके पास कोई दो ऐसी एक्सिस हैं जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेन में हैं एंड एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक कंडीशन है जो होनी ही चाहिए। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ऐसा भी है कि ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the object and passing through the intersection point of these axes। समझ आई बात? तो I3 जो मैं यहां कह रहा हूं, I3 is moment of inertia about an axis perpendicular to plane of object and passing the intersection point of I1 and I2। और ये बड़ी आसानी से होता है I3 is I1 plus I2। तो बच्चे बस गलती ये कर सकते हैं कि वो पहचाने नहीं कि I1 क्या है, I2 क्या है और I3 क्या है। तो याद रखना I1 और I2 दोनों एक्सिस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। I3 एक एक्सिस है जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है और ऑब्जेक्ट के प्लेन से परपेंडिकुलर है। बात समझ आई? बोलिए। इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेके, पर मैं वो भी नहीं बताने वाला। स्कूल के लिए कुछ तो काम बचना चाहिए, ठीक है ना। क्या ये याद रख सकते हो? अरे बोलो, कुछ उदाहरण देखे जाएं इसके ऊपर। चलो, तीनों एक्सिस क्लियर है ना सभी को? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, अगर आपको एक रिंग दी जाए तो आपको किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? रिंग के लिए कौन सा वाला हमें रटाया गया है? कौन सा आपको रटाया गया है? अगर मैं एक एक्सिस ऐसे बना दूं तो क्या आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है? ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। क्या इसके अबाउट पता है? नहीं। आपको पता है किसके अबाउट? आपको पता है इसके अबाउट, जो रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर हो। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²। सही कह रहा हूं मैं? अरे बोलो। आपको सिर्फ ये पता है कि इसकी वैल्यू होती है mr²। मैंने दे दी आपको ये एक्सिस यानी कि डायमीटर, और मैं पूछ रहा हूं कि रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, तो मैंने बोल दिया आई होगा। ले लिया आई। अच्छा, अब आपको थ्योरम लगाने के लिए आपको पता है कि दो एक्सिस होनी चाहिए इस प्लेन में, तो और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, एक एक्सिस ऐसे ले ली, इससे 90 डिग्री पे। इसके अबाउट भी आई होगा या कुछ और होगा, ये बताओ जरा। इसके अबाउट भी आई ही होगा या कुछ और होगा? अरे आई ही होगा, ये भी तो डायमीटर ही है। ये भी तो डायमीटर ही है। और आपको ये पता है, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट पता है कि वो होता है भाई mr²। तो मैं बस लगा दूंगा I3 होना चाहिए I1 प्लस I2। I3 मुझे पता है mr², और इन दोनों के अबाउट I प्लस I की वैल्यू क्या आ गई? mr²/2। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर इज mr²/2। अरे क्लियर हुई क्या बात? लोगों को रट भी जाता है ये कुछ समय में, पर हमें रटना नहीं है, समझना है। बोलो भाई, क्लियर है? एक और उदाहरण देखते हैं। मैं तो आसान आसान सवाल ही करता हूं सिर्फ। तो मैं ले लेता हूं भाई डिस्क। देखना कितना बड़ा काम करूंगा मैं। अब मैं पूछ लेता हूं डिस्क के डायमीटर के अबाउट। तुम समझ गए क्या टाइम पास है? फिर से आई और आई दोनों सेम ही तो हैं,
फिर से कह देंगे आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन से पास होने के बाद mr²/2, तो आई अबाउट डायमीटर ऑफ द डिस्क mr²/4, आधा हो जा रहा है बस। अरे बताइए सही है कि नहीं? अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क mr²/4, क्लियर है? चलो तो अब आते हैं आपकी बारी, एक सवाल पूछा जाए। ये रहा एक आपके पास स्क्वायर प्लेट, पहले थोड़ा सा हलवा ले लिया जाए सवाल। ये हैं भैया डायगोनल्स, आपको बताना है इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मास आपको दिया गया है m। ट्राई करो सभी लोग। तो देखो बड़ा ही आसान है, ये आपकी प्लेट है। आपको किसके अबाउट पता है प्लेट का? आपको किसके अबाउट पता है? मुझे पता है एक तो इस एक्सिस के अबाउट है कि नहीं, रॉड की तरह बिहेव करेगी। तो एक मुझे इसके अबाउट पता है ml²/12, अरे है कि नहीं। और एक मैं इसके अबाउट बता सकता हूं, क्योंकि ये भी रॉड की तरह बिहेव करेगी परपेंडिकुलर लेंथ वाली, तो वो भी क्योंकि लेंथ सेम है तो वो भी आ जाएगा ml²/12। और बात यह है कि दोनों 90 डिग्री पे भी हिट करती हैं। तो अब इसके अबाउट बताना कौन सी बड़ी बात है। इसके अबाउट अगर मैं I3 बोल दूं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से I3 होना चाहिए I1 + I2। I3 मुझे क्या मिल जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/12, यानी I मुझे मिल जाएगा कितना, ml²/6। अरे बोलो सही है कि नहीं? तो स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर है उसके अबाउट ml²/6 हमारा आंसर आ गया है। किसी को कोई डाउट? मैं सिर्फ वो यूज करता हूं जो मुझे आता है। मुझे रॉड की तरह ट्रीट करना आता है, तो बस दो ऐसी एक्सिस ढूंढ लो जिनके अबाउट आपको पता हो और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगला सवाल तुम जानते ही हो क्या होने वाला है। मास m है भाई, ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, रेक्टेंगल है, और फिर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको बताना है। ट्राई करो। तो फिर से हम वही यूज करेंगे। इसके अबाउट मुझे पता है रॉड की तरह बिहेव करेगा, तो I1 ये आ जाएगा mb²/12 सेंटर ऑफ मास। फिर इससे परपेंडिकुलर एक एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, वो आ जाएगा ma²/12। तो इसके अबाउट बताना कौन सी बड़ी बात है, ma² + b²/12, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? साधारण सवाल, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अब आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है फिर से, ठीक है ना। मास m है, लेंथ दोनों साइड की l है, और आपको बताना है एक डायगोनल जो है स्क्वायर का उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ट्राई करो। हाँ भाई, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने निकाला था इंटरसेक्शन के अबाउट, याद है कि नहीं? वो आया था भाई ml²/6। तो डायगोनल के अबाउट अगर आई है, मैं अगर एक और डायगोनल ले लूं तो उसके अबाउट भी आई होगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, और डायगोनल स्क्वायर के 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं I + I, अरे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ml²/6, जो अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन। तो I आपको मिल गया कितना, ml²/12। यानी डायगोनल के अबाउट भी वही है जो इस एक्सिस के अबाउट हम याद रखते हैं ना, रॉड की तरह बिहेव करने के लिए सेंटर ऑफ मास से, ये भी वही आ गया हमारे पास। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं एक और क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा माना जाता है। फिर से आपके पास स्क्वायर प्लेट है, L और L है, लेकिन इस बार एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास तो कर रही है, पर ना वो डायगोनल है ना वो कोई स्टैंडर्ड एक्सिस है, एक रैंडम एक्सिस है जो कि इस तरह से कुछ एंगल बना रही है 30 डिग्री। इसका बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। देखो
मान लो कि इसके अबाउट आई है, तो क्या इससे परपेंडिकुलर आप एक एक्सिस इमेजिन कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। और वो एक्सिस भी स्क्वायर, क्योंकि ये शेप है तो उसके अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी। बात ये है, समझ आ रही है बात? तो उसके अबाउट भी आई होना चाहिए। अब इसके अबाउट मुझे पता था ml²/6, तो फिर मैं लिखूंगा i प्लस आई होना चाहिए ml²/6, और i की वैल्यू आ जाएगी ml²/12। तो यहां मैं नोट बना के एक चीज लिखना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है ना भाई, एल एल, तो इसके प्लेन में कोई भी एक्सिस हो जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, moment of inertia about any axis in the plane of square plate passing its center of mass is ml²/12। बिना सोचे आपको ये रट लेना है। अगर आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है और उसके प्लेन के अंदर उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई भी रैंडम एक्सिस दे दी जाए, किसी भी एंगल पे दे दी जाए, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है स्क्वायर प्लेट का, वो ml²/12 ही आता है। और ये रेक्टेंगल के लिए नहीं है वैलिड, ठीक है ना, ये याद रखना। कई लोग रेक्टेंगल में भी चिपका देते हैं, रेक्टेंगल के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है? स्क्वायर, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या रहता है? सिमेट्रिकल। समझ आया? ठीक है ना। तो मान लो कि मेरे पास एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, एक एक्सिस है इसके प्लेन में, जो कि भाई r डिस्टेंस दूर है इसकी सरकमफ्रेंस से। तो आपको इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये बताना है। ठीक है, ट्राई करो। हाँ भाई देखो, तो आपको तो ये पता होता है डिस्क के लिए, ये होता है हमारा mr²/2, पर ये मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि एक्सिस उससे पैरेलल नहीं है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकता। तो पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के मुझे निकालना पड़ेगा डायमीटर के अबाउट, जो कि मैं कर चुका हूं पहले ही। डायमीटर के अबाउट क्या आ जाता है? mr²/4। अभी मैंने बताया था आपको, आधा हो जाता है। एक बार ये मिल गया तो अब ये डिस्टेंस आपको पता है टोटल 2r है। तो अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं। आई में लिख सकता हूं आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। आई मिलेगा आपको mr²/4 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, यानी 17mr²/4। अरे बात समझ आई क्या? क्या किया मैंने? समझ आ रहा है आपको? पहले आपको ये पता होता है सिर्फ, पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के ऐसी दो एक्सिस मान के पहले इसके अबाउट निकाला, क्योंकि जिसके अबाउट निकालना है उससे पैरेलल एक एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। तो वो मैंने ये एक्सिस ली और उसके अबाउट mr²/4 आया अबाउट डायमीटर ऑफ डिस्क। अब ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया और आंसर आया 17mr²/4। बात समझ आई क्या? तो अब हमारे पास मान लो सॉलिड स्फीयर है m, r का, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसे मैं बोल देता हूं I1, और एक आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट, जिसे मैं बोल देता हूं I2, जिसकी डिस्टेंस यहां से r है। बताओ जरा। चलो भाई देखो, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको लिखाया था डायमीटर के अबाउट, ये था भाई कितना? 2/5 mr²। तो इसके अबाउट क्या होगा? तो कई लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा मारी
और यही मैंने जाल फेंका था और कई लोग फंस गए हैं भाई, इसके अबाउट भी यही होगा 2/5 mr²। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि ये 3D है। अरे ये 3D है, फंस गए आप लोग। 3D फिगर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती इसके अंदर। वैसे भी स्फीयर का डायमीटर कहीं से भी हो उसके लिए तो सेम ही रहेगी ना बात। अरे अगर आपके पास 3D स्फीयर है तो ये डायमीटर हो, ये डायमीटर हो या ये डायमीटर हो, मास तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अबाउट भी यही रहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगानी है, यही मैंने कहा था सबसे जरूरी बात है। एक बार ये आ गई तो अब आई आप लगा सकते हो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास जो कि 2/5 mr² है, प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि 2r है, और आई आपको मिलता है 22/5 mr²। अरे बात समझ आई क्या? 3D 2D का अंतर तो पहचानना। स्फीयर के अंदर ऐसा नहीं कि किसी ने, मैंने ये डायग्राम बनाया था पहले तो आपने सोचा कि अरे ये एक्सिस है तो लगा डालते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैंने आपको 2 बार बताया कि 3D ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं काम करती, सोचना पड़ता है उसमें आपको। ठीक है।